इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और यह है वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है और इसके साथ ही वहां पर पिछले वीडियो का भी लिंक है, जिससे आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने एक तरीके से फ्लोरा की बात की थी और डिफरेंट तरह के जो वेजिटेशन थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अब वाइल्ड लाइफ के बारे में, यानी कि अब हम फौना के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में तो हमने फ्लोरा को डिस्कस कर लिया, अब हम फौना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने फ्लोरा को देखा कि वहाँ पर बहुत सारे स्पेसीज इंडिया में मौजूद हैं, बहुत तरह के प्लांट्स मौजूद हैं, बहुत तरह के आपको ग्रासेस मौजूद हैं और भी चीज़ें मौजूद हैं आपके फ्लोरा में। उसी तरीके से अगर इंडिया के फौना की बात करें तो ये भी काफ़ी रिच है और यहाँ पर बहुत तरह के आपको स्पेसीज देखने को मिल जाएंगे। और इंडिया में अगर हम बात करें तो करीब 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं, करीब 2,000 बर्ड स्पीसीज हैं और ये जो पॉपुलेशन है ये पूरे वर्ल्ड के स्पीसीज का 13% है। तो यहाँ पर 13% को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि देखिए, यहाँ पर 13% पॉपुलेशन की नहीं बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है स्पीसीज की संख्या की, यानी प्रजातियों की संख्या की। पूरी दुनिया में अगर 100 प्रजातियां हैं तो उसमें से 13 प्रजाति सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि टोटल प्रजातियों में से 13% प्रजाति इंडिया में है, ये चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। और अगर हम फिशेस की बात करें तो करीब 22,546 स्पीसीज जो है फिशेस के वो इंडिया में पाए जाते हैं और ये पूरे वर्ल्ड के स्पीसीज में से 12% स्टॉक यहाँ पर है इंडिया में। और जो आपके एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स हैं, इनका जो शेयर है पूरे वर्ल्ड के जो प्रजातियों की संख्या में से वो है 5 से 8% के बीच में। तो देखिए, आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ मैमल्स के बारे में, कुछ एनिमल्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एलिफेंट की बात की गई है। तो देखिए, एलिफेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही मेजेस्टिक एनिमल है मैमल्स के बीच में। और एनिमल्स पाए जाते हैं आपके आसाम में, कर्नाटक में या फिर केरल में। और इसके अलावा जो वन हॉर्न राइनोसोरस है वो आपको पाया जाता है असम में और वेस्ट बंगाल में, जहां पर आपको स्वैम्पी और मार्शी लैंड आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे इलाकों की, जैसे कि जो आपका एरिड एरियाज है रन ऑफ कच्छ के या फिर थार डिजर्ट के, वहां पर आपको वाइल्ड एस देखने को मिलता है, कैमल देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपके जो इंडियन बाइसन है, नील गाय है या फिर चौसिंघा है, गेजल है और भी दूसरी जो आपकी प्रजातियां हैं डियर्स की, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, वो भी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको दूसरे जो मंकीज के प्रजाति भी हैं, यानी बंदरों की प्रजाति, वो भी आपको देखने को मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया है कि देखिए, इंडिया जो है वो दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पर आपको टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं और इसके साथ यहाँ पर आपको लायंस भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इंडियन लायन की अगर हम बात करें तो उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो है गिर फॉरेस्ट गुजरात में। वहीं आपको जो टाइगर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के जंगलों में या फिर वेस्ट बंगाल के सुंदरबन के जंगलों में या फिर हिमालयन रीजन में। और देखिए, एक और एनिमल है जो कि है लियोपार्ड, जो कि कैट फैमिली से ही बिलोंग करता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडिया में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, जो हिमालयन रीजन है या फिर जो हिमालयाज में जो एनिमल पाए जाते हैं, वहाँ पर जो एनिमल्स मौजूद हैं या फिर जो प्रजातियाँ मौजूद हैं वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को भी सहने की शक्ति रखते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कहा गया कि जो लद्दाख का जो फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ पर बहुत ही ठंड होती है, वहाँ पर आपको याक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टिबेटियन एंटीलोप भी देखने को मिल जाता है, ब्लू शीप आपको देखने को मिल जाता है, वाइल्ड शीप या फिर कियांग, जिसे कि टिबेटियन वाइल्ड एस भी हम कह सकते हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को भी सह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आइबेक्स, बियर, स्नो लियोपार्ड और रेड पांडा की प्रजातियां भी कुछ छोटे छोटे इलाकों में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिंपली हम समझ सकते हैं कि जो इंडिया है वो काफ़ी एक तरीके से वेरिड कंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में कई तरह के क्लाइमेट हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हिमालय रीजन में जाएं तो वहाँ पर हमको काफ़ी ठंडी देखने को मिलती है। वहीं अगर आप चले जाएँ आप पेनिनसुलर रीजन में तो वहाँ गर्मी के दिनों में काफ़ी गर्मी होती है। वहीं अगर चले जाते हैं असम रीजन्स में तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी अलग है। तो इस तरीके से काफ़ी अलग
काफ़ी वाइड रेंज क्लाइमेट होने की वजह से जो आपके प्रजातियां हैं उनका भी रेंज जो है वो काफ़ी वाइड है, और इसीलिए हमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर एनिमल्स की या फिर जो प्लांट्स हैं उनकी प्रजाति देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो रिवर्स हैं या फिर लेक्स हैं या फिर जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें टर्टल्स देखने को मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स मिलते हैं या फिर घड़ियाल्स देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए जो घड़ियाल है वो आपके क्रोकोडाइल का एक प्रजाति है जो कि सिर्फ आपको इंडिया में मिलता है, इंडिया के बाहर वो आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद बर्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो बर्ड लाइफ में भी आपको काफ़ी रेंज आपको देखने को मिलता है, बहुत ही वाइड आपको प्रजातियों की संख्या आपको देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ कहा गया पीकॉक, फिजेंट्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन्स, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपको इंडिया के फॉरेस्ट में या फिर इंडिया में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने देखा कि कौन कौन से आपके वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स या फिर वाइल्ड लाइफ की स्थिति क्या है इंडिया में। लेकिन यहाँ पर अब हम आते हैं कि आखिर इन सभी चीज़ों को हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो भगवान ने या फिर एक तरीके से नेचर ने हमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है कि हम इसमें से जो भी चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज अपने लिए जुटा सकते हैं या फिर यूज़ में ले सकते हैं। जैसे अगर हमें प्लांट्स चाहिए तो हमारे पास बहुत वाइड वैरायटी है कि उसमें से हम क्या खाना चाहते हैं, क्या नहीं खाना चाहते हैं, क्या हम पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं। उसी तरीके से एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास बहुत ही वाइड वैरायटी है एनिमल्स की, तो हम उसमें से किस एनिमल को यूज़ करना चाहते हैं आपको ट्रांसपोर्टेशन लिए, या फिर किस एनिमल्स को हम यूज़ करना चाहते हैं मीट के लिए, या फिर किस एनिमल को यूज़ करना चाहते हैं लेबर वर्क के लिए, तो ये हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि हम जो है हमने अपने क्रॉप्स को काफ़ी बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट में से चूज़ किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है या फिर यूज़ किया है। और इसके अलावा एनिमल जो है उसको भी हमने बहुत ही लार्ज स्टॉक में से चूज़ किया है। जैसे कि गायों को हम यूज़ करते हैं दूध के लिए, या फिर आपको जो आपके बकरे हैं या फिर चिकन्स हैं उनको यूज़ करते हैं मीट के लिए। तो इस तरीके से हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन सी चीज़ हमारे लिए सही होगी उस चीज़ को हमने चूज़ किया है। तो देखिए इस चीज़ से ये होता है कि ये इन सभी रिसोर्सेज को यूज़ करने से हमारे पास काफ़ी अच्छा एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हमें मिलती है, या फिर मीट का सोर्स काफ़ी अच्छा होता है, या फिर दूध हमें अच्छा मिलता है। उसके बाद अगर हम फिश को भी देखें तो फिश को भी उसमें से बहुत सारी फिश की प्रजातियां हैं जो कि हम खाना पसंद करते हैं, और फिश जो है वो काफ़ी अच्छा सोर्स है न्यूट्रिटिव फूड का। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो हमने बात कर ली अपने रिसोर्सेज की कि कौन कौन से रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हमको नहीं पसंद है या फिर यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इंसेक्ट जो है उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसे हमें क्यों बचाना चाहिए या फिर उसे हमें बढ़ावा क्यों देना चाहिए। तो देखिए इंसेक्ट जो है वो क्रॉप्स के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और पॉलिनेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फूल पत्तों या फिर पौधों के ग्रो होने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक फैलने के लिए। और ये एक तरीके से नेचर में बैलेंस बनाने में हेल्प करता है जो इंसेक्ट्स है उनके द्वारा किया जाने वाला पॉलिनेशन प्रोसेस। तो अगर हम एक तरीके से इंसेक्ट्स को खत्म करने लगे या फिर कोई भी ऐसे प्रजाति को खत्म करने लगे जिसकी हमें रियलिटी में ज़रूरत नहीं है, जिससे हम डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्टली हार्मफुल होगा। क्योंकि देखिए जो इकोसिस्टम है उसमें जितने भी आपके प्रजातियाँ आ जाती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो आपका कोई इंसेक्ट हो, चाहे वो मैमल हो या कुछ भी हो, उसका किसी ना किसी तरीके से आपके इकोसिस्टम में रोल है, इंपॉर्टेंस है। तो इस वजह से जो कंजर्वेशन है एनिमल्स का या फिर आपके किसी भी प्रजाति का, चाहे वो लायन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एनिमल हो, उसका कंजर्वेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा फौना इसीलिए हमें बचाना है क्योंकि हमारे लिए इनडायरेक्टली वो किसी ना किसी हेल्प में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ को, किसी चीज एनिमल को या फिर किसी प्रजाति को हम डायरेक्टली उससे बेनिफिट नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे यूज़ नहीं करते हैं या फिर वो हमें इनडायरेक्टली बेनिफिट नहीं पहुंचाता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली यही कहा गया कि जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है कि एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो प्लांट्स या फिर एनिमल रिसोर्सेज हैं उसको एक तरीके से खतरा हो चुका है ह्यूमन बीइंग द्वारा, और इसके साथ ही जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब एक तरीके से किया गया है एक्सेसिव यूज़ की वजह से। और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 1300 प्लांट्स स्पेसीज हैं जिनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, और करीब 20 स्पेसीज ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट यानी कि वो अब विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो अब
आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और इंडेंजर्ड का मतलब हुआ कि वो आपको एक तरीके से खतरे की स्थिति में है कि अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर उनका देखभाल नहीं किया गया तो वो जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। और इसके साथ ही कुछ एनिमल स्पेसीज जो हैं वो भी इंडेंजर्ड हैं और कुछ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो देखिए ये जो मेन कॉज है इस ये पूरे मेजर थ्रेट का नेचर का, तो ये मेनली आपको आता है हंटिंग की वजह से। यहाँ पर एनिमल्स की बात की जा रही है कि देखिए एनिमल्स को जो हंट किया जाता है ग्रीडी हंटर्स द्वारा कॉमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे आपको हाथी को मार दिया जाता है उसके दांतों के लिए, या फिर आपको जो राइनोसोरस होता है उसको मार दिया जाता है उसके सींग के लिए। तो इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर हम बात करें तो इन चीज़ों की वजह से जो आपका इकोसिस्टम है उसमें एक तरीके का इम्बैलेंस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद इसको मैं सिंपली शॉर्ट में अब खत्म करूंगा। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो फ्लोरा है और फौना है उसको बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं ताकि फ्लोरा और फौना को सरकार एक तरीके से बचा सके। और इनमें से 4 जो कि आपका है सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, और इसके साथ ही जो नीलगिरी जो आपके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है, इनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो इसी के आगे 3 पॉइंट्स और बताए गए हैं इसी का। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सरकार है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स को, ताकि एक तरीके से हेल्प कर सके जो आपके प्लांट्स हैं या फिर जो प्रजाति हैं उनको बचाने में। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इसके अलावा बहुत सारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसके साथ ही 89 नेशनल पार्क्स, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जियोलॉजिकल गार्डन्स को भी सेटअप किया गया है ताकि नेचुरल हेरिटेज को बचाया जा सके। तो यहाँ पर सिंपली अंत में लिखा गया है सिंपल कि देखिए हम सभी को ये चीज़ रियलाइज़ करना होगा कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको बचाना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे अपने सर्वाइवल के लिए। तो हम अगर उन सभी चीज़ों की बात छोड़ दें कि जो इकोसिस्टम है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस तरीके की बात छोड़ दें, अगर हम अपने लाभ की केवल बात करें कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उस लिए भी ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस होगा यानी कि कोई प्रजातियाँ विलुप्त होंगी, या फिर आपको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जाएंगी, तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली हमारे सर्वाइवल को भी खतरा पहुँचाता है, हमारे सर्वाइवल के लिए भी सही नहीं है। तो इस वजह से हमें स्पेसीज को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, सभी को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।